हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इसका पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको बताया कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। ओके, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो ध्यान से देखो कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना लेते हैं। आपने देखा था कि हाइड्रोजन के दो एटम H2O, ध्यान से देखो H2O, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, राइट? मतलब वाटर बना लेते हैं। तो ये कैसे बनाए हो, कैसे बनता होगा? इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले दो साइंटिस्ट थे, ओके, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ओके, लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट, इन लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाया। इसके अंदर इन्होंने दो लॉ और दिए हुए हैं। ये मेन है कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। हम सोचते हैं कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बना लेते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे उसके। उसी लॉज को किसने एक्सप्लेन किया है? लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ध्यान से देखो, केमिस्ट्री समझना है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके लिए होता है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि भाई किस तरीके से, एक एग्जांपल मैंने दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके वाटर बना लेते हैं कि दो हाइड्रोजन H2 यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना लेते हैं? 1H2 यानी एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, राइट? तो किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन किया है लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो इन दोनों ने मिलके, ये दोनों केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने दो लॉ बताए हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दो लॉ जो है, ओके, टू लॉज आर एक्सप्लेन्ड बाय लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ओके, एंड दीज आर द लॉ फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके लिए है? केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, उसमें हम पहला लॉ क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब आप ध्यान से देखो, पहले इसका फॉर्मूला हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है आपको। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपको बता रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना। केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको पहला ही चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react with each other and they formed new product. Okay, they formed new product. रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो, अब ये रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, ध्यान से देखना, ये सिंपल बता रहा हूँ, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुए?
रिएक्टेंट हुए, क्या हुए, रिएक्टेंट। और वाटर जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। पहले तो आप ये समझ लो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो जो एक दूसरे के साथ मिलकर, है ना, रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा कि when two or more, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास के अंदर जितना, रिएक्टेंट के अंदर जितना मास होगा उतना ही मास कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट के अंदर। ओके, कि जितना मास रिएक्टेंट के अंदर होगा उतना ही मास कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कैसे, ध्यान से देखो। मान लो कि आपने कोई ए सब्सटेंस लिया है, उसको 1 kg लिया है, प्लस कोई बी सब्सटेंस लिया है जिसको आपने 3 kg लिया है। ओके, और आपका प्रोडक्ट बन रहा है सी। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। अब आप देखो रिएक्टेंट में टोटल मास कितना हुआ, 1 + 3 कितना हुआ, 4 kg हुआ। ये दोनों ए और बी क्या है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हुआ, ये 1 kg और ये 3 kg, यानी टोटल कितना हुआ, 4 kg। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम आर। एम आर क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है, 4 kg। और जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है सी, वो आपको कितना है मिलेगा, 4 kg ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 kg ही मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमपी। एमपी यानी मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इतना समझ लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बता रहा है, कि जितना मास रिएक्टेंट के अंदर होगा उतना ही मास प्रोडक्ट के अंदर होगा। इसीलिए तो बोला है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे टोटल मास 4 kg है तो यहाँ पे 3 kg आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। और यही चीज हमें कौन समझा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है। अच्छा, ये दो रूल्स, ये फर्स्ट लॉ है, ये किसने बताया, लेवाइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया। तो यहाँ पे लिखा है देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। तो मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ पर आते हैं। पहले इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ध्यान से देखना क्या है स्टेटमेंट उसका, कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ओके मैं आपको बता रहा हूँ आगे कैसे, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन यानी उनका रेशियो सेम रहता है बाय मास। मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखो कैसे। जैसे H2O वाटर, ओके, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 2H, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 ऑक्सीजन। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखना, 2 हाइड्रोजन, H2 और ऑक्सीजन यानी प्लस लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब आपको अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट ये भी समझाने के लिए, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि उसके एटम का मास। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U। यू भी एक आप समझोगे यूनिफाइड मास, आगे हम देखेंगे। अभी आप समझने के लिए इतना समझो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U, और ऑक्सीजन का कितना है, 16U।
ओके, तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन की जगह पर मैंने 1 लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह पर मैंने कितना लिख दिया 16। तो ये तो उसका एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं हम, ये 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16, यानी H2O का एटॉमिक मास टोटल कितना हो गया 18 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट की बात है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास हमें कैसे फाइंड करना है, तो इस तरीके से। बट हमें तो यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे देखना है कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। अब देखो वाटर, वाटर के अंदर एक तो हाइड्रोजन है, यानी कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो ये कितना हो गया 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये कितना हो गया 16 1 जा 16। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो कितना आया 2:16। ओके, 2:16 यानी 2/16, तो 2 8 जा, यानी कितना हो जाएगा 1/8, यानी कितना हो जाएगा 1:8। तो ये इसके एलिमेंट का, ये पहला है वो हाइड्रोजन का और दूसरा है वो ऑक्सीजन का। तो ये जो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है वो हाइड्रोजन का इतना ही होगा, यानी सॉरी वाटर का, तो वाटर का कितना रहेगा हर बार 1:8 रहेगा। देखो मैंने फाइंड करके बताया, वाटर के अंदर कौन से 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो 2H लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये कितना है 2 1 जा 2, 2:16, 2:16 का देखो दोनों हाफ कर दिया हमने, 1:8 हो गया। यानी वाटर का जो है, वाटर के अंदर जो एलिमेंट है उनका रेशियो हमेशा यही रहेगा। अब आप कोई भी वाटर ले लो, आप इंडियन हमारे देश का पानी ले लो, ऑस्ट्रेलिया का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, तो वो हमेशा कौन से प्रोपोर्शन में होगा 1:8। तो ध्यान से देखो क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बता रहा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स है, देखो ये किसका है हाइड्रोजन और ये किसका है ऑक्सीजन, तो 1:8 आपको किसका मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट्स है, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट्स है। तो ध्यान से देखना, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन वाटर के अंदर यही रहेगा 1:8 ही रहेगा। आप चाहे मैंने बताया ना, इंडिया का पानी ले लो, अमेरिका का पानी ले लो, गटर का पानी ले लो, आप नदी का पानी ले लो, आप आइस वाटर ले लो, आप बर्फ का पानी ले लो, आप कोई भी पानी ले लो, हमेशा उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा 1:8। और 1:8 किसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो ये चीज लेवॉइजर और प्रोस्ट ने समझाया, क्या समझाया कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, कि एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कौन से प्रोपोर्शन में होंगे 1:8 में ही होंगे। कभी भी आपको 1:5 नहीं मिलेगा वाटर के लिए, हमेशा वाटर के लिए आपको क्या मिलेगा 1:8 ही मिलेगा। ओके, तो ये 2 लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसको किसने बताया लेवॉइजर और जोसेफ प्रोस्ट ने बताया। अच्छा, इन लॉ को थोड़ा और क्लियर करने वाला था डाल्टन। कौन था डाल्टन था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाल्टन की एटॉमिक थियरी को समझेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें कि दोनों के अंदर क्या है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या रहेगा 1:8 वाटर के अंदर, चाहे वो वाटर फिर आइस वाटर हो, ओके, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, कोई भी वाटर हो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा 1:8 रहेगा। कैसे रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। आपको धीरे धीरे एटॉमिक मास भी तैयार हो जाएंगे, अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये चीज़ बताया, और दूसरा क्या बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट के अंदर जितना मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट के अंदर होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाल्टन एटॉमिक थियोरी को एक्सप्लेन करेंगे।